अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ से SIP शुरू करते हो एंड मानिए आप उसे 10 साल तक करते रहते हो, तो 10 साल के बाद आपके पास 10 लाख रुपए होंगे, 25 लाख रुपए होंगे या 30 से 35 लाख रुपए होंगे, सेम अमाउंट पे जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। मानिए आपने 10 साल में लगभग आपने 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, तब उस 6 लाख का आपको 10 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा या 35 लाख मिलेगा। अब ये डिफरेंस कहाँ से आता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि ये डिफरेंस ना सिर्फ एक डिसीजन से आता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड बाय कर रखे। मेनली आज इस वीडियो में, जैसा आप टाइटल से जान गए हो, कि मैं स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये अगर आप एवरेज मिड एज रेंज में हो एंड आप रिस्क ले सकते हो, तो ये दो कैटेगरी ही हैं जो कि ज़्यादा हमें फैसिनेट करती है, कि हमें लगता है कि फ्लेक्सी कैप ज़्यादा अच्छा है या स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे डेटा के साथ यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए, आपको स्मॉल कैप फंड लेना चाहिए या आपको फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए। एंड लास्ट में मैं अपना अप्रोच बताने वाला हूँ कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। मैं काफ़ी बैलेंस एंड काफ़ी यूनिक अप्रोच फॉलो करता हूँ, जो कि मैं चाहूँगा कि जिसे आप फॉलो करें। तो अगर वो अप्रोच जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है? बाकी डिफरेंस आपको पता ही होगा। मेनली जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो ऐसे फंड्स होते हैं जो कि किसी भी तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब वो लार्ज कैप कंपनी में, मिड कैप कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनी में, किसी भी तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। एंड इनका जो सेबी के अकॉर्डिंग एक रेगुलेशन जिन्हें फॉलो करना आता है वो है कि इनके पास जितना भी फंड पैसे आते हैं उसका 65% पैसा ये इन्हें इक्विटी में लगाना होगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल एक बताता हूँ, मानिए इनके पास 100 रुपये आते हैं, तो उस 100 रुपये का इनको 65 रुपये इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में लगाना है। अब उस 65 रुपये को ये किसी भी तरह की कंपनी में लगा सकते हैं, चाहे ये पूरा पैसा लार्ज कैप में लगा दें, चाहे पूरा पैसा मिड कैप में लगा दें, चाहे पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा दें, या सबका कॉम्बिनेशन मिला के पैसे लगाएं। वो टोटल फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो रिमेनिंग 35 रुपये इनके पास होंगे, 35% जो पैसा होगा वो इसे कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो कैश में रखे रहें, कैश में चाहे उसे कैश में रख सकते हैं या किसी बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। वो उनके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है। उनके पास कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं कि उनको स्पेसिफिक इसी जगह पैसे लगाना है। वहीं पे जो हमारे स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, वहाँ पे जो फंड मैनेजर के पास जितना भी पैसा आता है उसका 65% पैसा इन्हें स्मॉल कैप कंपनी में ही लगाना होता है। एज यू ऑल नो डैट कि स्मॉल कैप कंपनीज कौन होती हैं? 251 से लेके जितनी भी कंपनीज है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज में आती है। मतलब अगर इनके पास 100 रुपये आता है तो उसका 65 रुपये इन्हें स्मॉल कैप कंपनी में ही लगाना है। एंड रिमेनिंग पैसा ये फिर चाहे कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी पैसा है इनको स्मॉल कैप कंपनी में ही लगना होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छोटी कंपनी में लगेगा, इनको ग्रोथ का पोटेंशियल तो बहुत मिलेगा। आप भी जानते हो कि जो छोटी कंपनी होती है इनमें ग्रोथ ज़्यादा आने के चांसेस होती है। छोटी कंपनी होती है इन्हें थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट का पुश मिलता है तो बहुत अच्छे लेवल पे मल्टीपल रिटर्न दे देती है। लेकिन इसमें इस रिटर्न के साथ साथ ना इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत आती है, इसमें अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं। स्मॉल कैप फंड्स में एक दिन में 5-7% का मूवमेंट हो जाता है। आपने कोविड के समय तो देखा ही होगा। तो इसीलिए ना अगर मैं एक पूरा सा समराइज करके बताता हूँ, जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं वो थोड़ा बैलेंस एग्रेसिव टाइप का आते हैं, कि मतलब यहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रही है लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के साथ। लेकिन जो स्मॉल कैप फंड होते हैं ना ये प्योरली एग्रेसिव है। मतलब एग्रेसिव फंड इन द सेंस कि आप यहाँ पे पैसा सिर्फ ग्रोथ के लिए लगा लो। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट ले रखी है तो आपका मेन एम वहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप और भी अच्छे लार्ज कैप फंड में जा सकते हो, मिड कैप फंड में जा सकते हो। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप फंड चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ग्रोथ के लिए आना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो का इतना ही पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए जिसको आपको एटलीस्ट 7 से 10 साल तक जरूरत ना हो। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो स्मॉल कैप फंड्स होती है इनकी जो पूरी साइकिल होती है वो 5 से 7 साल में कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में 5-7 साल इन्वेस्टमेंट रहते हो तो ऐसा 0% चांसेस हैं कि आपके पैसे यहाँ पे कभी डूबेंगे। तो अब ना आप लोग हम लोग इसको थोड़ा रिटर्न कंपैरिजन कर लेते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं किस फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, कैसे उस फंड ने ज़्यादा रिटर्न लाई है। तो सबसे पहले अब हम स्मॉल कैप फंड्स का देखते हैं। ठीक, अगर मैं ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप फंड का लास्ट 10 साल का मैं CAGR ग्रोथ देखता हूँ तो वो लगभग 17 से 18% मिली हमें। एंड अगर यही मैं बुल मार्केट में देखता हूँ तो 25-30% से भी ज़्यादा इन्होंने रिटर्न दी, जैसा कि आपने कोविड के बाद देखा हो। एंड जैसे अगर एग्जांपल होता हूँ, जैसे कि 2014 से 17 तक इन्होंने बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप फंड ने रैली दी। फिर 2020 से लेकर 2023 तक कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसी वजह से ये इन्वेस्टर्स के बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गए। लेकिन इसमें एक बात समझिएगा, इसमें डाउन साइड ही बहुत होता है। जब कोविड का क्रैश आया था तो स्मॉल कैप फंड 30-35% से ज़्यादा क्रैश हुए थे। सब ज़्यादा जिस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा हिट लगी थी वो स्मॉल कैप फंड ही थे। तो एक बात समझ रखिए, यहाँ पे ग्रोथ के साथ रिस्क भी आता है। अगर आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है तो यहाँ पे रिस्क भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत लगता है। और वहीं पर अगर मैं
फ्लेक्सी कैप फंड का देखता हूँ, तो फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 10 ईयर का जो एवरेज CAGR इन्होंने लाई है, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक फंड का नहीं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक फंड का ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज में पूरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कर लूँ तो उसका लगभग 13 से 14% का रिटर्न आया है। तो ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी बैलेंस रिटर्न है, काफ़ी सही रिटर्न है। अगर आप थोड़ा सा मार्केट में सेफ खेलना चाहते हो तो आपके लिए इतनी रिटर्न बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा, अगर आपको 14% रिटर्न आती है तो मतलब लगभग आपको पैसा 5-5.5 साल में डबल हो जाएगा। तो अगर आपका पैसा 5.5 साल में डबल हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या है कि आपका फंड, ये काफ़ी स्टेबल फंड्स होते हैं एंड इनमें डाउन साइड थोड़ा कम रहता है, डाउन साइड इसमें भी रहता है, बट स्मॉल कैप फंड्स के अकॉर्डिंग इनका जो डाउन साइड है वो कम रहता है। वहीं पे जहाँ कोविड में स्मॉल कैप फंड 35% 40% गिरे थे, वहीं पे ये फंड 25 से 30% गिरे थे। देखो, जब मार्केट गिरेगी तो सारे फंड ही गिरेंगे, लेकिन ये फंड उससे कम गिरता है। तो ये अच्छी चीज़ रहेगी कि आपका जो फंड रहेगा कम गिरेगा, तो आपको थोड़ा टेंशन कम होगी। अगर आप मार्केट में नए हो, बिगनर हो ना, जब पहली बार आप मार्केट में करेक्शन देखते हो तो काफ़ी दिक्कत होता है हमें कि जब अपना हार्ड मनी हम उसमें लगाते हैं, आपका पोर्टफोलियो मनी 5-10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, वहीं जब करेक्शन होता है तो 5 लाख 4 लाख का हो जाए, 10 लाख का पोर्टफोलियो, तो कितना ज़्यादा आपको मेंटली टेंशन हो सकती है। इसीलिए अगर आपको सेफ जाना ना तो फ्लेक्सी का फंड मच बेटर है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक रियलिटी चेक देता हूँ SIP में। देखिए, मेजॉरिटी जो लोग होते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं SIP के थ्रू, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है वो फंड सबसे अच्छा है, उसी में SIP करना सबसे बेटर है। ऐसा नहीं होता। आप जब भी SIP अपनी स्टार्ट करिए ना, तो आपका एक एम होना चाहिए कि आप SIP क्यों शुरू कर रहे हो। आपको रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, आपके बच्चों की एजुकेशन है, किसी भी चीज़ का है, लेकिन एक गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने SIP क्यों शुरू करी है। इसका मेन रीज़न, साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि इससे अगर आपको पता है कि स्पेसिफिक आप किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आप अपनी SIP तोड़ोगे नहीं। लेकिन अगर ऑन द अदर केस आप देखो, अगर आपको नहीं पता कि आप SIP क्यों कर रहे हो, तो आप SIP बहुत जल्दी बंद कर दोगे। और ये मैंने बहुत लोगों में देखा है, आप जाकर डेटा चेक कर सकते हो। ये ऐसा होता है कि मेजॉरिटी लोग, जितने लोग SIP शुरू करते हैं, वो 1 से 2 साल के अंदर ही 50-60% लोग अपने SIP बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने किस वजह से अपने SIP शुरू करी थी। तो इसीलिए SIP शुरू करने से पहले अपना गोल जरूर याद रखिएगा। एंड हमेशा ये याद रखिएगा, जिस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है इस साल 1-2 सालों में ना, वही फंड सबसे अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं होता। SIP में अप्स एंड डाउन से डरिएगा नहीं, क्योंकि अप्स एंड डाउन ना ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, अगर आप इसे हैंडल कर सकते हो तो। मानिए अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो 10 साल के लिए, अगर आपको 12% की रिटर्न आती है तो ये लगभग आपका 11,60,000 रुपये बनेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपको 16% रिटर्न आती है, जो कि स्मॉल कैप में बन सकती है, वो आपको 15.5 लाख रुपये बनते हैं। मतलब अभी आपको जो 4 लाख का डिफरेंस मिल रहा है, बस क्यों मिल रहा है? आपके रिस्क टॉलरेंस की वजह से। कि अगर आपके पास थोड़ा सा रिस्क टॉलरेंस है, आप मार्केट को, जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही हो, जब बहुत ज़्यादा मार्केट में केओस चल रहा हो, तब आप शांति से बैठ सकते हो। अपने फंड को अगर नीचे गया तो स्टिल आप उसे होल्ड करके बैठो। अगर वो पेशेंस आपके पास है ना, तो ये डिफरेंस आप इजीली बना लोगे। क्योंकि स्मॉल कैप फंड में ना इन्वेस्टमेंट करना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बस मेन ये है ना कि इसमें क्या है कि 16% रिटर्न आने के लिए ना ऐसे बहुत सारे साल रहेंगे जिसमें आपके फंड निगेटिव परफॉर्म करेगा। एंड इसी में ना बहुत सारे जितने इन्वेस्टर होते हैं वो अपने SIP बंद कर देते हैं। एंड एक डेटा ये है कि जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने SIP 2 से 3 साल के अंदर बंद कर देते हैं। जबकि जो स्मॉल कैप फंड है ना, उसमें रियल जो वेल्थ क्रिएशन होती है ना, वो 7 से 10 साल के बाद शुरू होती है। तो अगर आपको स्मॉल कैप फंड की रियल पावर जाननी है तो एटलीस्ट उसे 7 से 10 साल के लिए होल्ड करिएगा। मेरे पास भी स्मॉल कैप फंड है, मैं उसे होल्ड करके बैठा हूँ, लगातार SIP जाती रहती है। उसमें ना आपको ज़्यादा सोचना नहीं, मार्केट बहुत ऊपर नीचे जाएगी, बहुत ज़्यादा मार्केट में केओस आएगा, वो कुछ नोटिस नहीं करना। सिंपल से अपनी SIP शुरू करते रहिए। आप बहुत SIP करके ही बहुत स्लो का सेफ खेल रहे हो, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती। अब आपको थोड़ा सा बिगनर्स की गलती बताता हूँ। देखो, बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती है ना कि वो रिटर्न को देख के अपने फंड चूज़ करने लगते हैं। उन्होंने, जैसे आपने देखा है कि 2023-24 में लगभग स्मॉल कैप फंड ने 30-40% रिटर्न दी, तो बिगनर क्या करेगा? उसी समय एंट्री ले लेगा। देखिए, एक बार बताता हूँ, हमेशा ये याद रखिएगा, वैल्यूएशन का हमेशा ध्यान रखा जाता है। अगर कभी ऐसा हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुल रैली में हो, बुल मार्केट चल रही हो, ठीक है, बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, तब आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट तब स्टार्ट मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा जब मार्केट थोड़ा डाउन हो, बेयर मार्केट में हो, या मार्केट कंसोलिडेशन फेज में हो, जैसे अभी, तो अभी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो इजीली स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छी खासी बाइंग प्राइस मिलेगी। लेकिन जब मार्केट एकदम बुल रैली में हो, तब आप SIP अपनी मत शुरू करिएगा। या अगर आप करिएगा भी तो अपनी SIP आप शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लमसम अमाउंट हो तो कभी भी बुल मार्केट में अपना लमसम मत डालिएगा,
क्योंकि क्या होता है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब मार्केट गिरे तभी आपको अपना पैसा डालना चाहिए। मैं तो अपना एक टाइमर लगा रखा है कि अगर मार्केट कभी 1% या 2% गिरती है तभी मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अगर जिस दिन मार्केट ऊपर रही तो मैं उस दिन पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो आपको भी कुछ अपना ऐसे रूल बनाने चाहिए कि आप कभी इन्वेस्टमेंट करोगे, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अब बात करते हैं आपको कौन सा फंड लेना चाहिए, कौन सा फंड आपके लिए बेटर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बिगनर हो, मैं आपको पूरा बिगनर मान के चल रहा हूँ, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तब अगर आप एकदम बिगनर हो तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एकदम बिगनर हो एंड आपको ज़्यादा मार्केट की समझ नहीं है एंड आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप के हो, आपको ज़्यादा अप्स एंड डाउन नहीं चाहिए, आप चाहते हो मेरा पैसा सेफली ग्रो होता रहे, तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये जो फंड है इनमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है एंड SIP करना आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप फ्लेक्सी कैप फंड में चूज़ करके पहले ही बहुत ज़्यादा सेफ खेलते हो तो आप कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल सा, अगर बहुत ज़्यादा बिगनर हो, ज़्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं है, सैलरीड पर्सन हो, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, तो सिंपल सा अच्छा सा फ्लेक्सी का फंड बाय करिएगा, उसी में SIP करते रहिएगा। एंड 50 फंड लेने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एक ही फंड आपके पास होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। एंड अगर आपको पता नहीं है आपके पास बेस्ट फंड्स कौन से होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट में SIP लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि आपको फंड्स के नेम चाहिए। तो मैं इन दोनों कैटेगरी के सबसे बेस्ट फंड्स को लिस्ट करके उसकी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो SIP कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब आप बताता हूँ कि आपको स्मॉल कैप कब चूज़ करना चाहिए। स्मॉल कैप आपको तभी चूज़ करना चाहिए अगर जब आपका टाइम होराइजन 7 से 10 साल का है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर आपका टाइम होराइजन 7 से 10 साल से ज़्यादा का है तभी स्मॉल कैप कैटेगरी को चूज़ करिएगा, वरना फ्लेक्सी कैप फंड मच बेटर ऑप्शन है आपके लिए। एंड अगर आप 30 से 40% का मार्केट ड्रॉप, जो फंड का साइज ड्रॉप अगर आप झेल सकते हो, आपके पास इतना टॉलरेंस है, तब तो आप इजीली स्मॉल कैप फंड में ही चूज़ करिए। अगर आप मेरे जैसे हो कि अगर फंड 40-50% भी क्रैश होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इजीली आराम से रात को सो सकते हो, तो आप इजीली आप स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और SIP बंद नहीं करोगे तब भी आपको स्मॉल कैप फंड ही चूज़ करना चाहिए। तो स्मॉल कैप फंड क्या है, यहाँ पे हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड का गेम चलता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कभी मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिल रही है तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है। मैं थोड़ा सा बैलेंस टाइप का चलता हूँ, अपने फंड में थोड़ा अग्रेशन लेता हूँ, फैमिली के फंड में थोड़ा सा सेफ जाता हूँ। तो क्या करता हूँ, मैं पूरा फैमिली का बताता हूँ कि मैं फैमिली के जितना भी पैसा रहता है उसमें 70% फ्लेक्सी कैप करता हूँ एंड 30% स्मॉल कैप करता हूँ। इसका ये कोई डिसाइड नहीं, कभी कभी ऐसा होता है मैं 50-50 भी कर देता हूँ। तो मेनली मेरा करने का रीज़न ये है कि फैमिली है, थोड़ा सा फैमिली वालों को थोड़ा रिस्क लेने में वो डरते हैं, तो ऐसा है कि मैं उनका पैसा थोड़ा सा सेफ रखना चाहता हूँ। मेरे पास जो पर्सनल फंड होते हैं उसको मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कुछ डूब भी जाते हैं तो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे क्या है कि मुझे 2 चीज़ हो रहा है, इससे मुझे स्टेबिलिटी मुझे मिल रही है एंड इससे मुझे ग्रोथ भी अच्छी खासी मिल रही है। ऐसा नहीं कि मैं स्टेबिलिटी के चक्कर में पूरी ज़्यादा ग्रोथ मिस कर रहा हूँ या एकदम ग्रोथ के चक्कर में स्टेबिलिटी मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे दोनों रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेरी काफ़ी अच्छी रहते हैं, काफ़ी मैक्सिमाइज रहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, बेस्ट फंड वो नहीं होता ना जो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे या सबसे ज़्यादा एकदम टॉप फंड हो जिसने 30% 40% का रिटर्न दे रहा है ना, वही सबसे अच्छा फंड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेस्ट फंड वो होता है जिससे आप बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सको। एक बात याद रखिएगा, कोई भी फंड आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता अगर आप उसे होल्ड नहीं करोगे। आप अगर किसी भी अच्छी कैटेगरी में कोई डिसेंट सा फंड भी होल्ड करके रखते हो, मानिए अगर आपका उस कैटेगरी का बेस्ट फंड नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई एवरेज फंड भी आपने ले रखा है, लेकिन अगर आपने उसे बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो तो आप बहुत अच्छे रिटर्न बना लोगे। लेकिन अगर आपके पास मानिए कोई सबसे बेस्ट फंड है उस कैटेगरी का, लेकिन आपने उसमें 1 से 2 साल के अंदर SIP करना बंद कर दिया, तो आपको फंड रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो मेन यहाँ पे अपना होल्डिंग पीरियड पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा रादर देन कि आपको बेस्ट फंड चूज़ करने पर। SIP कंटिन्यू करिएगा, SIP कहीं बंद मत करिएगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आपको कौन सा फंड चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव टाइप की हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप, एग्रेसिव टाइप की हो स्मॉल कैप, या एकदम बैलेंस एग्रेसिव हो लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी चाहते हो तो मैंने जो अप्रोच बताई है कि 70-30 या 50-50 का अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। एंड फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको इन दोनों कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड्स के नाम जानना हो तो आप मुझे कमेंट में SIP लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा एंड मैं आपको उस पर अच्छी से एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगा, मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।